हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिसर्च। ये हमारा बेसिक टर्म्स का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक रिसर्च टर्म्स को कवर किया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखो। हमारा मेन पर्पस ये बेसिक टर्म्स समझाने का यही है कि जब हम इन डिटेल जब रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर जो बार बार इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिपीट किया गया है, अगर आपको उसका मीनिंग पहले से पता होगा ना, तो आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी डेटा। तो देखो, प्राइमरी डेटा ना हमेशा ये एक, इसको हम फ्रेश डेटा या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं। अगर इसको इजी लैंग्वेज में आप समझो तो ये होता क्या है, ये जो एक्चुअल रिसर्चर होता है ना, जो रिसर्चर जब खुद से कोई डेटा कलेक्ट करता है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्टडी कर रही हूं कि फैमिली का जो एनवायरमेंट होता है उसका बच्चों के, उस घर के बच्चों के पर्सनालिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पे मैं खुद से या तो मैं सर्वे कंडक्ट करूंगी, इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी या ऑब्जर्वेशन करूंगी, यानी कि मैं खुद से यहाँ पे डेटा कलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइमरी डेटा। जब रिसर्चर खुद से डेटा कलेक्ट करता है, एकदम फ्रेश एंड न्यू डेटा कलेक्ट करता है, वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जहां पे डेटा जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, यानी कि पहले से ही वो डेटा अवेलेबल है, आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हो। यहाँ पे रिसर्चर खुद से इंफॉर्मेशन ढूंढता नहीं है, वो ऑलरेडी जो मौजूद है डेटा उसको यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टडी करने के लिए मैं कोई बुक की रेफरेंस ले रही हूँ, मैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन सोर्स यूज कर रही हूँ, मैं कोई न्यूज़पेपर जर्नल्स वगैरह यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। देखो, आपका जो पूरा रिसर्च है ना, वो हाइपोथेसिस की मतलब उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरे रिसर्च में हाइपोथेसिस को ही वेरीफाई या टेस्ट करते हो, है ना। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, इसको ना हम टेंटेटिव अजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका प्रिडिक्शन होता है जो आप रिसर्च के ऊपर लगाते हो कि मैं ये रिसर्च कर रही हूं तो इसका कारण ये होगा, मेरी ये फाइंडिंग्स रहेंगी। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि फैमिली एनवायरनमेंट के जो है वो बच्चों के पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या हाइपोथेसिस, मैं क्या अजम्पशन लगा रही हूँ, अगर फैमिली का जो एनवायरनमेंट है अगर वो नेगेटिव है, यानी कि घर में बहुत ही झगड़ा होता है, घर में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, तो मैं ये अनुमान, ये अजम्पशन लगा रही हूँ, ये हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि बच्चा जो है ना, जो उस घर के बच्चे होंगे वो बहुत ही एग्रेसिव होंगे। मैं ये अनुमान लगा रही हूँ। और फिर मेरा दूसरा अनुमान ये है कि अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, पीसफुल है, तो बच्चा भी जो है ना बहुत ही पॉजिटिव नेचर का होगा। तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, यानी जो मैं रिसर्च कर रही हूँ उसके ऊपर जो है मैं जो अजम्पशन लगा रही हूँ कि मुझे क्या फाइंडिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो वो होता है हमारा हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। देखो, कभी भी स्ट्रक्चर्ड नाम आएगा तो ये याद रखना कि स्ट्रक्चर्ड हमेशा क्या होता है, ये प्री प्लान या प्री डिसाइडेड होता है। यहाँ पे सब कुछ पहले से ही प्लान करके स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे सब कुछ ना सीक्वेंस वाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ होता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप। ओके, इसलिए ये जो है ना क्लोज एंडेड होता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, इसलिए हम स्ट्रक्चर जो है हमारा क्वांटिटेटिव होता है। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इसका कंप्लीटली अपोजिट होता है, यानी कि ये ना ओपन एंडेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी प्री प्लान या प्री डिसाइडेड या सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। आप जैसे जैसे नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे, आपको जो भी रिजल्ट या फाइंडिंग्स मिलती जाएगी, आप एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे लिंक से तीसरा लिंक, ऐसे ज्वाइन करके यानी एक्सप्लोर करके आप पूरे यहाँ पे नॉलेज को फाइंड करते हो। नेक्स्ट इज वेरिएबल। देखो, वेरिएबल क्या होता है, जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे ना, उसमें हम इन डिटेल इसको समझेंगे। अभी आप सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो। वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी, आपके रिसर्च के अंदर जो भी चीजें मेजरेबल होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, वो होती है हमारी वेरिएबल। और एक बात याद रखना, वेरिएबल जो है ना वो हमेशा वेरी करता है, यानी वो चेंज होता रहता है। वेरिएबल कभी भी फिक्स या कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, देखो, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और भी टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, जब हम डिस्कस करेंगे आगे उसमें समझोगे। अभी आप यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग समझ लो, क्योंकि ये बार बार आपके टॉपिक में यूज किया गया है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये होता है हमारा कॉज,
और इसके ऊपर हम जो भी मैनिपुलेशन करते हैं ना, उसका इफेक्ट हमको दिखता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब ये मैनिपुलेशन क्या होता है? देखो, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ भी चेंज करना, मॉडिफाई करना, बदलाव लेकर आना अपनी आप मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर रहे हो, ठीक है? तो दैट इज मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसका इफेक्ट दिखता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो टीचिंग में एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। तो जो हमारा टीचर है ना, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो स्टूडेंट है ना, वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब टीचर यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन, अब टीचर पे मैनिपुलेशन कैसे कर सकती है? टीचिंग मेथड को अपनी चेंज कर करके। तो उन टीचिंग मेथड का टीचर जैसा चेंजेस कर रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्योंकि स्टूडेंट क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो आई होप आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग समझ में आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ग्रुप की एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है? तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें दो ग्रुप बनाया जाता है। एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप, एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? जिसके ऊपर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? ये हमारा रेगुलर ग्रुप होता है, जिनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, मान लो एक हॉस्पिटल है जहां पे 10 डायबिटीज के पेशेंट्स है, ठीक है? हॉस्पिटलाइज्ड है। अब वहां पे एक ऐसी मेडिसिन आई, एक नई मेडिसिन बनाई गई है, जिसका ये दावा है कि ये मेडिसिन यूज करने से डायबिटीज क्योर हो जाएगी। तो अब क्या किया जाएगा? वो जो डायबिटीज पेशेंट्स है ना 10, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, 5-5, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? एक बनाया जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा हमारा कंट्रोल ग्रुप। तो अब क्या किया जाएगा? 5 पेशेंट्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देंगे एंड 5 को कंट्रोल ग्रुप में। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये जो 5 पेशेंट्स है ना, इनको वो मेडिसिन दी जाएगी जो नई डिस्कवर करी गई है, जो दावा कर रही है कि डायबिटीज क्योर हो जाएगा। तो इनको वो मेडिसिन दिया जाएगा, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जो हमारे कंट्रोल ग्रुप में जो 5 पेशेंट्स है ना, इनके ऊपर जो रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है ना डायबिटीज का, वही दिया जाएगा, ठीक है? ओके, तो आपको समझ आ गया। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? अब देखो आगे होता क्या है कि अब बाद में ये जो रिजल्ट मिलेगा ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप वालों से कि भाई ये जो मेडिसिन इनको एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका क्या रिजल्ट मिला है। इसके बाद जो रेगुलर ट्रीटमेंट जिनको दिया गया उससे क्या रिजल्ट मिला है, इनको रिजल्ट को कंपेयर करके हमको पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, कि क्या वाकई में इस मेडिसिन से डायबिटीज क्योर हो रही है, या रेगुलर मतलब या जो रेगुलर वालों को जो रिजल्ट मिल रहा है कि मतलब इसी से चल रहा है। ये सब हमको फाइंडिंग्स बाद में कंपेयर से पता चलती है। नेक्स्ट इज ग्राउंडेड थ्योरी। देखो, ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये थ्योरी बात करती है ग्राउंड लेवल के बारे में, यानी जो थ्योरी एकदम ग्राउंड लेवल यानी एकदम स्क्रैच से जिसके ऊपर काम करके जिस थ्योरी को बनाया जाता है, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी। आप ये आसान भाषा में याद रखना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी फिनोमेनन के बारे में आपको स्टडी करना है, तो जब आप उसमें एकदम स्क्रैच से एकदम डाउन ग्राउंड लेवल से आप स्टडी स्टार्ट करते हो ना, कि आप एक रियल लाइफ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एकदम रियल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आपको रियल डेटा मिला है उसको एनालाइज कर रहे हो, देन उसके बेसिस पे आप न्यू थ्योरीज को डिस्कवर कर रहे हो, वो होती है ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है? ये एक क्वालिटेटिव मेथड है, ओके? नेक्स्ट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब देखो, ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है ना, आपके टॉपिक में बार बार ये वर्ड है ना यूज किया जाता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे ना, उसमें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो। तो देखो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव होता क्या है, इसको एकदम इजी वे में याद रखना। जो इंडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इंडक्टिव में हमेशा थियरीज को डेवलप की जाती है, यानी हमेशा इंडक्टिव में आप थियरीज को डेवलप करते हो, एंड डिडक्टिव में जो है ना, जो भी मौजूदा यानी जो भी थियरीज जो पहले से प्रेजेंट है, आप उसकी टेस्टिंग करते हो, ओके? अच्छा, ठीक है? एंड इंडक्टिव में हमेशा जो है स्पेसिफिक से जर्नल की ओर जाया जाता है, ओके? क्योंकि देखो, इंडक्टिव में क्या होता है, आप थियरीज बनाते हो, एंड थियरीज कब बनेगी, जब आप ऑब्जर्वेशन एंड ऑल करोगे, ओके? तो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप स्पेसिफिक चीजों को ऑब्जर्व करते हो, उसको ऑब्जर्व करते करते आपको जो फाइंडिंग्स मिलती है, देन आप उसको जर्नलाइज करते हो। डिडक्टिव में क्या होता है, जर्नल से स्पेसिफिक की ओर आया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको टेस्टिंग करनी रहती है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडक्टिव में हम यहाँ देखते हैं, ये हो गया इंडक्टिव एंड दिस इज डिडक्टिव। इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल देखो कैसा जाएगा। मान लो आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि राम इज मॉर्टल, ओके? फिर आप बोल रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो गीता इज मॉर्टल, फिर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई सीता इज मॉर्टल, ओके?
तो ये अभी आपने स्पेसिफिक, राम इज मॉर्टल, गीता इज मॉर्टल, सीता इज मॉर्टल, तो ये स्पेसिफिक है। तो अब आपको ऑब्जर्वेशन से क्या आपको समझ आया? अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ना स्पेसिफिक से जनरल की ओर। डिडक्टिव में क्या होता है? डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक। अब आप यहाँ डिडक्टिव में बोल रहे हो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यानी ऑल मेन्स आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, ठीक है? तो फिर बोलेंगे अच्छा मतलब ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, इस वजह से राम भी मॉर्टल है, सीता भी मॉर्टल है, गीता भी मॉर्टल है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जो है वो क्या होता है। देन द लास्ट वन इज जर्नलाइजेशन। देखो जर्नलाइजेशन ना आपके रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी मेहनत करके रिसर्च करी एंड जो भी आपकी फाइंडिंग्स मिली है, अगर आप उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते तो रिसर्च करके कोई मतलब ही नहीं बनता है। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी रिसर्च करा है, आपको जो भी उसकी फाइंडिंग्स मिली है, उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल कराना। यानी कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स मिली है ना, उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल करा के, यानी कि दुनिया का हर व्यक्ति अब उसको यूज कर सके, उसको यूज करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जांपल देखो, आज से पहले जितनी भी थियरीज बनी है, हेनरी फेयोल की हो गई, मैक्स वेबर की हो गई, इन लोगों ने इतने साल पहले इन्होंने थियरीज बनाई, लेकिन उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो आज भी यूज हो रही है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनकी रिजल्ट था उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल यानी जर्नलाइज कराया था। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नेट जेआरएफ की जर्नी को अचीव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर